ये देखो गायत्री, मेरे मायके से कितने सारे कच्चे आम आए हैं। मेरे मायके में हमारा खुद का आम का बगीचा है। हर साल गर्मियों में मेरे मायके से ही आम आता है। सिमरन गायत्री को कच्चे आम दिखा रही होती है कि तभी गायत्री की नजर बाहर बेच रहे पक्के पीले पीले आम पर पड़ती है। पर दीदी, मुझे तो मीठे पीले रसीले पके हुए आम पसंद है। आप अपने कच्चे आम अपने पास रखो। माँ जी, थोड़े से आम दिलवा दो। गायत्री, तुम इतनी गर्मी में ये पके आम खाओगी और बाहर कितनी धूप हो रही है और तुम माँ जी से आम लेने की बात कर रही हो इस धूप में। तो क्या हुआ बहू, सबकी पसंद अलग होती है। मैं अभी काजल के साथ बाहर से आम लेकर आती हूँ। शांति अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है। तप तपाती धूप में 5 किलो आम लेकर वो घर में आती है और आते ही कूलर चलाकर बैठ जाती है। तो वहीं उसकी दोनों बहुओं के बीच कच्चे और पक्के आम को लेकर बहस छिड़ जाती है। अभी कच्चे आम का सीजन है, न कि पक्के आम का। तुम्हारी वजह से माँ जी को इतना महंगा और बिना सीजन वाला आम खरीदना पड़ा। अरे जब आम पकने का समय आता तो मेरे मायके से पके आम भी आ जाते। हम किसी भी गर्मी में आम नहीं खरीदते। हाँ तो क्या करूँ मैं ऐसे गंदे कच्चे आम नहीं खाती। मैं आपकी तरह गाँव की गवाह नहीं हूँ, समझी? अच्छा ऐसी बात है। अभी आम का अचार बनाकर रख दूंगी ना, तो तुम शहर की मॉडर्न सबसे पहले उसे खाने को टूटोगी और घर में सबको मेरे हाथों का कच्चे आम का अचार बहुत पसंद है। दीदी रहने ही दो, कच्चे आम के अचार तो बाहर से भी मिल जाते हैं। मैं आपको ऐसा आम का रस बनाकर दूंगी ना जिसे आप पीती रहोगी और घर वाले भी सुबह शाम खाने के साथ आम का जूस ही मांगेंगे। अरे तुम दोनों क्यों कच्चे पक्के आम के लिए लड़ने लगी हो? घर में दोनों आम है, जिसको जो खाना है आराम से खा ले। और बड़ी बहू, कच्चा आम सच में बहुत ज्यादा है। मैं तो कहती हूँ कि तू कुछ आम के अचार ही बना दे। इस तरह शांति अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई खत्म करवाकर नीचे चली जाती है, जिसके बाद सिमरन अपनी देवरानी को दिखाने के लिए उसी वक्त कुछ अचार लेकर रसोई में बैठकर काटने लगती है। और ये देख गायत्री भी अपनी जेठानी को गलत साबित करने के लिए कुछ आम लेकर छीलती है और उन्हें मिक्सी में पीसने लगती है। आप जिस आम का अचार बना रही है ना, उसे बनाने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। आप देखना कैसे मैं 10 मिनट में आम का जूस सबको खाने के साथ देती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अचार बनने में टाइम लगेगा? तो क्या मैं कुछ और नहीं बना सकती? मैं आज आम का पराठा बना रही हूँ, देखना कैसे सब खाते हैं। क्या आम का पराठा? मेरे तो मुंह में नाम सुनकर ही पानी आ गया। अरे वाह भाभी, आपने तो मैंगो शेक बना दिया। आज मजा आएगा खाना खाने में। कच्चे आम का पराठा और मैंगो शेक देखकर ही काजल काफी खुश होती है, जिसके बाद फटाफट सिमरन कच्चे आमों को काटकर उनमें मसाला भरकर उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देती है और नीचे आकर रसोई में एक बार फिर से कद्दूकस में कुछ आम कद्दूकस कर लेती है और आटा लगाकर उनमें कच्चे आम की फिलिंग करके आम का पराठा बनाती है। और जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है, भाभी बहुत दिनों बाद आपने आम का पराठा बनाया है। बिना चटनी के मजा नहीं आ रहा, मेरे तो दांत ही खट्टे हो गए। पर जो भी बोलो, आज बहुत दिनों बाद आम का पराठा मिला है खाने को। बहू मेरे लिए कुछ और बना दे, मुझसे नहीं खाया जाएगा कच्चे आम का पराठा। और बहू तूने जो मैंगो शेक बनाया है वो दे, गर्मी में कुछ ठंडा पीऊंगी तो अच्छा लगेगा। और सिमरन थोड़ी रोटी बना दे। शांति की बात सुनकर गायत्री घमंड में आ जाती है और जब सिमरन रसोई में सादी रोटी बना रही होती है, देखा आपने मेरे मैंगो शेक का कमाल? कमाल तो है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कल। अब क्या था, एक बार फिर अगली सुबह होते ही दोनों बहुओं के बीच कच्चे पक्के आम की बहस छिड़ जाती है। अब जहाँ एक तरफ सिमरन कच्चे आम को हल्का सा पकाकर सिलबट्टे पर लाल मिर्च लहसुन प्याज के साथ उसे पीसकर चटनी बनाती है, तो वहीं एक बार फिर गायत्री आम की गुठलियां निकालकर उसके गूदे को मिक्सी ड्राई फ्रूट्स के साथ ग्राइंड कर लेती है और आम के खोखले हिस्से में भरकर उसे जमने के लिए रख देती है। अरे 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 मेरी प्यारी देवरानी, आपका आइसक्रीम तो जम ही नहीं पाया अब तक। अब देखना कैसे घरवाले मेरे हाथों का आम पन्ना और पापड़ के साथ आम की चटनी खाकर तारीफ करते हैं। ज्यादा खुश मत हो दीदी, लोगों को गर्मियों में आम की चटनी नहीं आइसक्रीम पसंद आती है। दोनों देवरानी जेठानी में जब बहस चल रही होती है तभी वहां काजल आती है। भाभी आप दोनों की इस लड़ाई में मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप दोनों कुछ भी बनाओ, तरह तरह के खाने तो मुझे ही मिल रहे हैं खाने को। काजल अपनी दोनों भाभी की लड़ाई के मजे लेकर वहां से चली जाती है और सब आम पन्ना और आम की चटनी की काफी तारीफ करते हैं। तुम दोनों का कोई मुकाबला नहीं बड़ी बहू, तुमने आम की चटनी और आम पन्ना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। माँ जी तारीफ करते हुए अपनी जुबान को रोक लीजिए, क्योंकि शाम को आप लोगों को मैं ठंडी ठंडी आम की आइसक्रीम दूंगी जो मैंने खुद बनाई है। फिर मैं देखती हूँ कि आप कैसे मेरी तारीफ किए बिना खुद को रोक पाती हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में तुम्हें माँ जी से डांट खाने को मिल जाए। बहू तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। मैंने उस दिन भी तुम दोनों से कहा था जिसको जो खाने का दिल है वो खाओ, पर लड़ाई बंद करो। छोटी बहू, जब तुम्हारी पके आम की आइसक्रीम बन जाए तब तुम हमें खाने को दे देना, जब तक मैं अपने कमरे में कूलर चलाकर बैठने जा रही हूँ। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है। बार बार कच्चे आम घर में देख गायत्री का मुंह बनता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी बुरा मत मानना, पर आप गांव की गवार है, शुरू से ही गंदी चीज जमीन से उठाकर खाती आई हैं, इसीलिए आपको ताजा और अच्छी चीजों का फर्क नहीं पड़ता। घर में मेरे आम खत्म हो गए हैं, मैं मॉल जा रही हूँ, आप भी चलो। आज मैं आपको दिखाती हूँ पक्के आम में ऐसी क्या बात है जो मुझे पक्के आम इतने पसंद है। अब तुमने मुझे गवार बोल ही दिया है तो मुझे ही देखना पड़ेगा मेरी मॉडर्न देवरानी जी कैसे आम लेती हैं। सिमरन गायत्री को नीचे दिखाने के लिए उसके साथ मॉल जाती है, जहां अलग अलग जगह पर तरह तरह के आम रखे थे। देख रही हो मॉल की सफाई, आपके बगीचे में क्या इतनी सफाई है। जमीन पर कच्चे आम गिरते हैं और वही आम आप खाती हो जिससे बीमार होने का खतरा। और यहाँ देखो कितनी सफाई है और कितने तरह के आम। आप बोलो आपके लिए कौन से आम की पेटी लूं? हे भगवान, एक पेटी 5,000 की है। ये लोग आम बेच रहे हैं या सोना? तुम्हारे मॉल और तुम्हारे पके आम तो मैंने देख लिए हैं। अब मैं तुम्हें अपने मायके ले जाकर दिखाऊंगी बगीचा क्या होता है और कैसे ताजा आम पेड़ से तोड़े जाते हैं। वहीं ताजा आम ये लोग मॉल में बेच रहे हैं और अपनी जेब का पैसा निकलवा रहे हैं। और जिन आम की बात तुम कर रही हो ना, इन्हें इंजेक्शन दिया गया है, वरना अभी पके आम का सीजन नहीं है। सिमरन मॉल में ही अपनी देवरानी के आम की बुराई करके चली जाती है। ये देख गायत्री को काफी गुस्सा आता है और वो 2 पेटी आम घर लेकर आती है और अपनी सास से शिकायत करती है, बहू माफ करो, मुझे तुम दोनों अपनी लड़ाई में मत लपेटो। अगर तुम उसे मॉल लेकर गई थी तो अब तुम्हें भी उसके मायके जाकर उसके आम के बगीचे को देखना होगा। शांति अपनी बहू से परेशान होकर वहां से चली जाती है और सिमरन अपनी देवरानी को एक दिन के लिए अपने मायके ले जाती है, जहां वो उसे अपने कच्चे आम का बगीचा घुमाती है। तुमने मुझे वैरायटी दिखाई थी ना मॉल में आम की, मैं तुम्हें पूरा आम का बगीचा दिखा रही हूँ। इतना आम तुम्हारे मॉल में नहीं जितना मेरे एक पेड़ में है। बोलो कौन से आम को पत्थर मारकर नीचे गिराऊं? मुझे टूट कर नीचे गिरे गंदे आम पसंद नहीं। आप गांव की हैं इसलिए आपको नहीं पता ऐसे आम खाने से कितनी बीमारी होती है। और यहाँ बहुत धूप लग रही है, मुझे घर जाना है। गायत्री भी सिमरन के बगीचे में कमियां निकाल देती है और अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी घर आती हैं। एक दूसरे से बात ना करके कच्चे और पक्के आम की एक नई डिश बनाती है, जिस वजह से पूरी रसोई और पूरा घर गंदा हो जाता है। वो बिना सफाई किए लिविंग हॉल में ही लड़ने लग जाती हैं और जब शांति रसोई में जाती है तो वो जगह जगह पर आम के रस, छिलके, गुठली, गंदगी, चींटी और उन पर लग रही मक्खियों को देख तिल मिलाती हुई बाहर आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, ये मेरा घर है, तुम दोनों का आम का गोदाम नहीं। बड़ी बहू, जगह जगह तेरे आम पन्ने पड़े हैं, पहले तो तू उन्हें समेट। और छोटी बहू, अगर आम खाने का शौक है तो उनके छिलके और रस को भी साफ कर। डस्टबिन से लेकर रसोई की स्लैब पर छिलके और गुठलियां पड़ी हैं, जिस वजह से उन पर मक्खियां भिन भिना रही हैं और चींटियां पूरे घर में फैल रही हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है, कमरे की भी यही हालत कर रखी है इन दोनों ने। और इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ गर्मी से सांस नहीं लिया जा रही और कूलर काम नहीं कर रहा, और इतनी गर्मी में तुम दोनों आम खा रही हो। तुम्हारी आम खाने और खिलाने की वजह से मुझे घमौरी हो चुकी है। और मुझे भी रैशेस हो रहे हैं। इतनी गर्मी में ज्यादा आम खाना भी सही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है तुम दोनों को। पहले तो सफाई का ख्याल रखती थी और अब गंदगी का ख्याल रख रही हो। तुम्हारा मीठा आम जूस पीकर मेरा शुगर बढ़ गया है। अब से इस घर में वही बनेगा जो मैं कहूंगी। ये मेरा घर है, कूड़ा खाना नहीं। मैं ना तुम दोनों की लड़ाई बर्दाश्त करूंगी और ना ही गंदगी। आई बात समझ? इतना बोल शांति अपनी दोनों बहुओं को काम पर लगा देती है, जिसके बाद सिमरन रसोई और कमरे से अपने कच्चे आम निकालती है और सारे आम एक कार्टून में भर के आस पड़ोस में बांट देती है। तो वहीं गायत्री भी जिन छिलकों पर मक्खी लग रही होती है उन्हें साफ करती है और डस्टबिन में डालती है। साथ ही पूरे घर में पोछा लगाती है ताकि चींटी न लगे। और इस तरह शांति की दोनों बहुएं लाइन पर आ जाती हैं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रजाई को बेड के अंदर रखने की? जब तुझे हमने मना किया था तो तूने रखा क्यों है? घमासान गर्मी शुरू हो चुकी है, अब मैं रजाई बेड में नहीं रखती तो क्या करती? भाभी चुपचाप से रजाई बेड के अंदर से निकाल दीजिए। मैंने एक बार कहा ना कि मैं रजाई बेड के अंदर से नहीं निकालूंगी। आखिरकार क्यों स्वाति के बेड के अंदर रजाई रखने की वजह से स्वाति की सास और नंद उस पर इस तरह भड़क रहे थे,
जहां गर्मी के शुरू होते ही सभी लोग गर्म कपड़े रजाई पैक करके वापस रख देते हैं। उर्मिला और कलावती मिलकर स्वाति पर काफी ज्यादा भड़क रही थी। और क्यों स्वाति के ससुराल वाले इस तरह मना कर रहे थे, आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पूरे पसीने से तरतर हो गई मैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। जल्दी से घर जाकर पंखे की ठंडी हवा में बैठ जाऊंगी और ठंडा ठंडा रुआवजा पीऊंगी। स्वाति कड़ी दोपहर में मंडी से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है। थोड़ी देर में स्वाति घर पहुंचती है और आते ही पंखा चलाकर बैठ जाती है, जिसे देख सोफे पर बैठी उसकी सास। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू बाहर से आई और आते ही तूने पंखा चला दिया। अरे सर्द गर्म करना है क्या तुझे? अपना पंखा बंद कर रही हूँ मैं, ठंड लग रही है मुझे। गर्मी के मौसम में भला किसे ठंड लगती है? और ये क्या आपने ये रजाई क्यों रखी है? अप्रैल का महीना चल रहा है, जून जुलाई का नहीं जो तुझे इतनी गर्मी लग रही है। अभी भी कई सारे लोग रात में कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं, पता नहीं क्या तुझे। जल्दी से पंखा बंद कर। ठीक है माँ जी, मैं बंद कर देती हूँ। अप्रैल के महीने को शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। कई लोग अभी भी रजाई ओढ़कर अपने घरों में सो रहे थे। स्वाति अपनी सास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हुए पंखा बंद कर अपने कमरे में चली जाती है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। चलो सारा काम खत्म हुआ, अब आराम से सोऊंगी। स्वाति पंखा चलाकर आराम से सो जाती है। वहीं स्वाति के बगल में उसका पति देवेश इस गर्मी में भी रजाई ओढ़कर सो रहा था। आधी रात का समय था और अचानक देवेश उठता है और पंखा बंद करके सो जाता है। वहीं स्वाति की 10 मिनट के अंदर गर्मी लगने से आंख खुल जाती है। पंखा किसने बंद किया? देवेश, उठो देवेश। क्या हुआ स्वाति? ये पंखा किसने बंद किया? इतनी गर्मी लग रही है मुझे। तुम्हारे अंदर क्या कुछ ज्वालामुखी है जो तुम्हें गर्मी लग रही है? मुझे देखो, ठंड के मारे में रजाई ओढ़कर सो रहा हूँ और ये पंखा भी मैंने ही बंद कर दिया है। मुझसे इतनी ठंड में सोया नहीं जाएगा, सो जाओ तुम भी। इतना कहकर देवेश फिर से रजाई ओढ़कर सो जाता है, जिसे देख स्वाति। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी गर्मी में रजाई ओढ़कर सो रहे हो, वो भी पंखा बंद करके। और मुझे तो बिना पंखे के भी नींद नहीं आएगी, क्या करूं मैं? कमरे की खिड़की खोलकर स्वाति उस खिड़की से आ रही थोड़ी बहुत हवा के सामने जैसे तैसे करके सो जाती है। YouTube भी कमाल की चीज है, कितनी सारी ड्रिंक की रेसिपी है। इस पर जल्दी से सभी घर वालों के लिए समर ड्रिंक बना लेती हूँ। गर्मियां शुरू हो गई हैं, ठंडी ठंडी ड्रिंक पियेंगे तो ताजा महसूस करेंगे। स्वाति अपने ससुराल वालों के लिए समर ड्रिंक बना रही थी कि तभी किचन में कलावती आती है। स्वाति बहू, ये तो क्या बना रही है? मैंने तुझे चाय कहा था ना। माँ जी, ये समर ड्रिंक है। अब इतनी गर्मी में भला चाय कौन पीता है? बहू, तू आग के गोले खाती है क्या जो तुझे इतनी गर्मी लगती है? हम सबको तो नहीं लग रही है गर्मी। ये अपनी ड्रिंक व्रिंक छोड़ और जाकर चाय बना, और हाँ, मेरे लिए एक बाल्टी पानी भी गर्म कर दे। नहाकर मुझे मंदिर भी जाना है। माँ जी, ये दिसंबर जनवरी का महीना नहीं चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। सारी दुनिया ठंडे पानी से नहा रही है और आपको गर्म पानी से नहाना है। अरे इतनी कड़क धूप है कि टंकी का पानी अपने आप खौल रहा होगा। अभी थोड़ा सा पानी निकालने के बाद ठंडा ही पानी आता है नल में। और तू इतने सवाल क्यों करती है? तुझसे जितना बोला है उतना कर। जल्दी से पानी गर्म कर, चाय बना। स्वाति हमेशा देखा करती थी कि उसकी सास, पति, नंद, देवर सभी लोग सुबह शाम 24 घंटे रजाई ओढ़कर ही बैठा और सोया करते थे। ये सब चीज स्वाति को काफी हैरान करती है और आज वो अपनी माँ ममता को कॉल करके इस बारे में पूछती है। माँ, एक बात बताओ, क्या मुझे ही इतनी गर्मी लग रही है या वहां पर भी गर्मी है? कहीं आप लोग भी तो रजाई ओढ़कर नहीं सो रहे हैं? स्वाति बेटा, ये तो क्या कह रही है? गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, ठंड का मौसम नहीं जो हम लोग रजाई ओढ़कर सोएंगे। इतनी गर्मी में कोई पागल ही होगा जो रजाई ओढ़कर सोएगा। क्यों नहीं, सही कहा आपने। और ये पागल कोई और नहीं, मेरे ससुराल वाले हैं। स्वाति घर के और घर के बाहर के सारे काम खुद ही किया करती थी। बाहर से कड़ी धूप से आने के बावजूद भी स्वाति हॉल में बैठकर ठंडी हवा नहीं खा सकती थी। वहीं कमरे में जब भी स्वाति पंखा चलाती तो उसका पति बार बार पंखा बंद कर देता। गर्मी से स्वाति का हाल बेहाल हो जाता है और उसे बार बार नहाना पड़ता है। कैसे पागल ससुराल वाले मिले हैं? इतनी घमासान गर्मी में भी 24 घंटे रजाई ओढ़कर रहते। खुद तो रजाई ओढ़ते हो और मुझे पंखा तक चलाने नहीं देते। बार बार नहाना पड़ता है और नहाने का भी क्या ही फायदा? गर्मी इतनी है कि बिना पंखे कूलर की राहत नहीं मिलती। वो तो अच्छा है कि मैं शाम को थोड़ी देर छत पर आ जाती हूँ और ठंडी हवा खा लेती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्वाति हॉल में सफाई कर रही होती है। तभी स्वाति की नंद उर्मिला बाहर से पसीने में तरबतर होकर आती है और हॉल में बैठ जाती है, जिसे देख स्वाति पंखा चालू कर देती है। मैंने पंखा चला दिया, अब तुम बैठकर पसीना सुखा लो। मैं तब तक तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। किसने कहा आपको पंखा चलाने के लिए? मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बल्कि अब रजाई ओढ़कर बैठने वाली हूँ।
किस पागल के खानदान में शादी कर दी है मेरे घर वालों ने मेरी। इस गर्मी में लोग पानी में बर्फ डालकर नहाते हैं और तुम लोग हो कि रजाई ओढ़कर सोते हो। अरे इतनी भी क्या ठंड, एक काम करो, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दो। लगता है माँ ने अभी तक आपको बताया नहीं, हम सभी का शरीर थोड़ा कमजोर है और ये चीज जेनेटिक है, इसलिए गर्मी के मौसम में भी हमें रजाई चाहिए होती है। यही कारण है कि हम लोग रजाई ओढ़कर सोते हैं, समझिए आप। स्वाति अपने ससुराल वालों की प्रॉब्लम को तो समझ जाती है, लेकिन स्वाति की प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ रहा था। कोई मुझे पागल समझेगा जो मैं इतनी कड़कती धूप में गर्मी के मौसम में रजाई छत पर डाल रही हूँ। सारा बदन जल रहा है मेरा। शांति बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तक तुम लोगों ने रजाई बेड के अंदर नहीं रखी। हमारी रजाई तो 2 हफ्ते पहले ही बेड के अंदर चली गई। ज्यादा ठंड लग रही है क्या आजकल तुझे? क्या बताऊं आंटी जी, ठंड मुझे नहीं मेरे ससुराल वालों को लग रही है। रोज रजाई ओढ़कर सोते हैं और धूप में मेरे से मेहनत करवाते हैं। बस अब बहुत हुआ, आज तो ये रजाई मैं बेड में रखकर ही रहूंगी। स्वाति रजाई उठाती है और बेड में रख देती है। जब घर में किसी को भी रजाई नहीं मिलती तो सभी स्वाति से सवाल करते हैं और अब स्वाति और उसके ससुराल वालों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। एक काम करो, निकालो रजाई और साथ ही सभी के गर्म कपड़े भी निकाल देना। और मैं तो कह रही हूँ कि हीटर भी मंगवा लो, कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है ना, कहीं बर्फ की तरह जम गए तो आप लोग। यहाँ गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो रहा है और आप लोगों को रजाई ओढ़ने की पड़ी है। स्वाति काफी ज्यादा गुस्सा करती है और अपने कमरे में आ जाती है। स्वाति को पता चलता है कि उसका पड़ोस वाला घर किराए के लिए खाली हुआ है। स्वाति अब ज्यादा देर न करते हुए अपना सामान, पंखा, कूलर सब कुछ उस किराए के घर में शिफ्ट कर लेती है। और जैसे ही सारी बात स्वाति के ससुराल वालों को पता चलती है। स्वाति बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तेरा इतना बड़ा ससुराल है और तू अपने ससुराल को छोड़कर पड़ोस वाले के घर में किराए में रहने जा रही है। पता भी अगर ये बात गली मोहल्ले में पता चली तो लोग क्या कहेंगे? आप क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली हैं? इससे अच्छा तो आप मायके ही चली जाती। जैसे मैं मायके जाऊंगी तो मेरी तो घर वालों की बेइज्जती होगी नहीं। ये सब भी करने पर मुझे आप लोगों ने ही मजबूर किया है। अरे आप लोगों को ठंड लगती है, आई अंडरस्टैंड, वो आपकी प्रॉब्लम है, पर कोई मेरी प्रॉब्लम तो समझो। मेरा शरीर कमजोर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इतनी गर्मी में भी मैं रजाई ओढ़कर सोऊं। दिन तो दिन अगर रात में पंखा चला लूं तो भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। ना हॉल में पंखा चला सकती, ना अपने कमरे में, तो क्या करूं? मैं इतनी गर्मी में भी एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने किराए का घर ले लिया। अब जब तक गर्मी खत्म नहीं हो जाती मैं उसी में ही रहूंगी और आप फिक्र मत करिएगा। घर आकर मैं आपके सारे काम कर दिया करूंगी, लेकिन रहूंगी तो मैं उसी घर में। अपनी बहू की बात सुनकर कलावती को पहली बार अपनी बहू की परेशानी रियलाइज होती है, जिसे सुनकर तुझे अलग किराए का घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ सोचा है, अब मैं वही करूंगी जिससे तुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कलावती के घर में एक कमरा काफी समय से खाली था, जिसमें कलावती अब अपनी बहू को सोने के लिए दे देती है और उसमें एसी कूलर भी लगवा देती है, जिससे अब स्वाति को जब भी गर्मी लगती तो उस कमरे में जाकर ठंडी ठंडी एसी और कूलर की हवा में बैठकर आराम करती है, जिससे अब न स्वाति के ससुराल वालों को कोई दिक्कत होती है और स्वाति को भी गर्मी से राहत मिल जाती है।